देखिए अपन इसमें एग्जाम्पल नंबर 6.9 तक अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। 6.8 सोल्व किया था। 6.9 एज ए 6.8 जो एग्जाम्पल नंबर था उसी का एक तरह से पार्ट था। अब अपने पास इसमें बचा हुआ है ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के मात्रकों की चर्चाएं करें और ऊर्जा द्रव्यमान की समतुल्यता। तो पहले अपन ऊर्जा और ऊर्जा द्रव्यमान की समतुल्यता को अपन जान लें, या फिर इसकी हिंट डाल सकते हैं अपन ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप। चलो इसी पॉइंट के अंदर अपन लिख लेते हैं सारी चीजों को। ऊर्जा वे ऊर्जा के विभिन्न रूप। देखो भाई, ऊर्जा है क्या? अपन वैसे पढ़ तो अपन चुके हैं, कार्य करने की जो क्षमता है उसे अपन ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है? ऊर्जा है। तो अपन सिंपल कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। अब कोई सी भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो सदैव क्या होगी? अदिश राशि होगी। अब देखिएगा अपन इसके मात्रकों की बात कर लें साथ साथ ही। विभिन्न रूप तो अपन साथ साथ जानेंगे। मात्रकों में अगर बात करें तो देखिए एमकेएस प्रणाली में इसका अगर मैं विमीय सूत्र लिखूं या इसका मैं विमा लिखूं ऊर्जा का, तो देखो ये होता है m1L2T-2। इस आधार पर इसका मात्रक अगर मैं देखूं तो द्रव्यमान का मात्रक तो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एमकेएस प्रणाली में तो ये है। एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली देखो ऊर्जा और कार्य इनके मात्रक सेम होते हैं क्योंकि एक ही राशि है। तो जो ऊर्जा के मात्रक होंगे वही मात्रक किसके होंगे? कार्य के भी होंगे। फिर देखिएगा एसआई प्रणाली के अंदर, एसआई प्रणाली में इसका मात्रक लिया जाता है जूल। फिर अपन लें सीजीएस प्रणाली में या सीजीएस पद्धति में, इसमें इसका मात्रक होता है अर्घ। फिर देखिएगा परमाणुीय व नाभिकीय भौतिकी में, यहां इसका मात्रक लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। व्यवहारिक में अगर मात्रक देखें तो देखो व्यवहारिक रूप से इसका मात्रक लिया जाता है यूनिट बिजली के रूप में, और एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर्स जो है ये वैल्यू होती है 3.6। देखो अपन इसे निकाल सकते हैं इंटू 10⁻⁶ जूल। चलो इन सबको अपन चेंज करते हैं। अब अपन एक बार इन सभी यूनिट्स को आपस में सबको जूल के अंदर अपन इसमें चेंज करते हैं। ये तो मैंने हर प्रणाली या हर पद्धति, ध्यान रखना एसआई प्रणाली एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी इसी का एक रूप है। बस ये कि इसी को अपन जूल कह देंगे, ये मान लो आप। इसी को अपन क्या कह देंगे? जूल, या इसे ही अपन न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं। अब देखिए रिलेशन देखो, 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 जूल। एक रिलेशन तो मैंने ये देख लिया। एक रिलेशन देखो, इसके बाद एक अर्घ सीजीए से एक अर्घ इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है। ये अपन विमा वाले चैप्टर में प्रूफ कर चुके हैं। 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलो का मतलब 10⁻3 वाट हो गया।
1 आवर्स, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी 60 इंटू 60 सेकेंड। ये लो, इसे ही मैं कह सकता हूँ 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड। अब देखो भाई, इसी में मैं आगे इधर बढ़ रहा हूँ। फिर देखिए, इसका मतलब 1 किलो वाट आवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड को भी क्या कहा जाता है, जूल। मैंने सभी को जूल के अंदर चेंज कर लिया। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो देखिएगा, यह अपने पास ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप अपन इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने ऊर्जा की परिभाषा जान ली कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, अदिश राशि है जिसकी विमा m1L2 T-2 है। फिर इसके बाद अपन ने इसके मात्रक जान लिया है। अब अपन ऊर्जा द्रव्यमान, देखो भाई, ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में अपन ने ऊर्जा जान ली है। अब अपन ऊर्जा और द्रव्यमान का परस्पर संबंध भी जान लें, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बातें करेंगे। आइंस्टीन ने यह कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परस्पर क्या है, बदला जा सकता है। क्या कहा, द्रव्यमान को तो ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परस्पर बदला जा सकता है, यानी एक ही राशि के क्या है, ये दो रूप हैं। तो देखिए, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा व ऊर्जा के विभिन्न रूप। इसमें नंबर फर्स्ट, सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा है ऊर्जा, कि ऊर्जा है क्या। नंबर सेकंड अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ऊर्जा और द्रव्यमान, ऊर्जा और द्रव्यमान की, या द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता पढ़ लेंगे, या द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। देखिए भाई, नंबर सेकंड पॉइंट इसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, वो है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या कहती है, देखो, इसके बारे में आइंस्टीन ने कहा कि द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध यह है E = mc², जहां m उसका द्रव्यमान है और c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। चलो इस पॉइंट को अपन लिख लें, तो अपन कह सकते हैं आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन, पूरा नाम आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में वे ऊर्जा को द्रव्यमान में। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में वे ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा में वे ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। ये आइंस्टीन ने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में वे ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या है, रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे अगर ये कह दे कि स्मॉल m द्रव्यमान का, इस प्रकार अपन कहते हैं आइंस्टीन, जैसे स्मॉल m द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलें तो प्राप्त ऊर्जा, तो देखो, जैसे स्मॉल m द्रव्यमान को ऊर्जा में, जैसे स्मॉल m द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित करें, तो यदि स्मॉल m द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या करें अपन, रूपांतरित करें, तो प्राप्त ऊर्जा
तो प्राप्त ऊर्जा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होती है। E इज इक्वल टू क्या होती है? mc स्क्वायर होती है। इसी प्रकार यदि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाए, इसी प्रकार यदि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाए या रूपांतरित किया जाए तो द्रव्यमान, तो देखो द्रव्यमान का क्या फॉर्मूला बनता है? m इज इक्वल टू ई अपॉन में सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं, जहां c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है यहाँ पर निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में क्या है भाई? प्रकाश का वेग है। ये जो समीकरण अपने पास आई है, ये जो सिद्धांत आया है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर या m इज इक्वल टू ई अपॉन में c स्क्वायर, इस सिद्धांत को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत कहते हैं। तो देखो लिख देते हैं, इस सिद्धांत को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा, इस सिद्धांत को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को ही आइंस्टीन का क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत अपन कहते हैं। एवं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो समीकरण है, इसको द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण कहते हैं। एवं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को अपन द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण कहते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान को अगर ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए पूरी तरह से, तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो 1 ग्राम, या यूं कह सकते हैं अपन 1 किलो भी कहते हैं। चलो 1 किलो ले लेते हैं, 1 ग्राम, चलो 1 ग्राम कहते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित करने पर प्राप्त ऊर्जा, देखिए E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम, C का मतलब 3 गुणा 10⁸ इसके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर भाई, क्योंकि C तो प्रकाश का वेग है ना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कीजिए आप, ये आ गया है 10⁻³ 9, 8 का हो गया है 16, यानी 9 इंटू 10⁻13 जूल। इतनी ऊर्जा की अपन को इससे क्या होगी भाई? प्राप्ति हो जाएगी। और अगर यही किलोग्राम में कहा होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान को बदलिए, तो यहाँ ये हो जाते हैं 9 इंटू 10⁻16 जूल। तो आपने क्या देख लिया कि द्रव्यमान को तो ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? रूपांतरित कर रहे हैं। तो अपन ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप में अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। इसमें अपन ने पढ़ लिया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे m द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित करें तो प्राप्त ऊर्जा E इक्वल टू mc स्क्वायर होती है। इसी प्रकार यदि ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाए तो द्रव्यमान m इक्वल टू ई अपॉन में c स्क्वायर होता है।
जहां c इजिकल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का क्या है, वेग है। इस सिद्धांत को आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत कहते हैं और एवं E इजिकल टू mc² को द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण कहते हैं। ये अपन ने जान लिया। 1 ग्राम द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित करने पर प्राप्त ऊर्जा इतने जूल है। अब एक बात देखिए, ऐसे एग्जाम्पल अपन देखें जहां की द्रव्यमान तो ऊर्जा में बदल रहा हो और ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज हो रही हो। तो एक देखते हैं अपन युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर के 2 गामा रेज की उत्पत्ति करते हैं, यानी गामा किरण का, अर्थात द्रव्यमान किस में बदल रहा है, ऊर्जा के रूप में। और जब गामा किरण किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है और उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकलते हैं, तो यहां अपन ने क्या देखा कि ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है, द्रव्यमान के रूप में। तो चलो इन पॉइंट को अपन लिख लेते हैं। देखें भाई, युग्म विनाश की क्रिया में युग्म विनाश की क्रिया में युग्म विनाश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन संयुक्त होकर, युग्म विनाश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन संयुक्त होकर गामा फोटोन उत्पन्न करते हैं। युग्म विनाश की क्रिया में इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट कण होता है, गामा फोटोन उत्पन्न करते हैं, अर्थात द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिर अगला एक एग्जांपल देखें, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन की क्रिया में गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन, युग्म उत्पादन की क्रिया में गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति, युग्म उत्पादन की क्रिया में गामा फोटोन से इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, अर्थात ऊर्जा का द्रव्यमान में रूपांतरण होता है। ये लो भाई, द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता अपन ने यहां समझ ली है, उसको जान लिया। अब अपन इसमें जानेंगे ऊर्जा के विभिन्न रूपों को नंबर 3 के रूप में। तो देखिए भाई, नंबर फर्स्ट तो अपन ने जाना कि ऊर्जा है क्या, इसके मात्रक क्या क्या थे। फिर नंबर सेकंड में अपन ने जाना ऊर्जा और द्रव्यमान की समतुल्यता, और नंबर 3 में अपन जब जानेंगे वो होगी ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये वाला टॉपिक।
तो देखिए भाई नंबर थर्ड के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर देखिए नंबर वन, सबसे पहले अपन ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, इसमें नंबर वन पहले अपन बात कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। देखिए भाई यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी है क्या, इसको परिभाषित करें तो ध्यान रहे गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जाएं हैं। मैं यूं कह सकता हूं किसी वस्तु में उसकी गति या किसी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी गति ऊर्जा कहलाती है, और अभिविन्यास या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थिर ऊर्जा होती है। और इस गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो अपन सिंपल डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति या किसी बल क्षेत्र में किसी वस्तु में उसकी गति या किसी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी गति या किसी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रहे गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो पहला अपन ने ऊर्जा के रूप में जान लिया है यांत्रिक ऊर्जा को। नंबर दो अपन बात कर रहे हैं आंतरिक ऊर्जा की। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। देखो भाई आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी होती क्या है, किसी भी वस्तु में उसके ताप या अंतराण्विक बलों के कारण संचित जो ऊर्जा है, संचित गतिज ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं किसी वस्तु में उसके ताप या यूं कह सकता हूं अंतराण्विक बलों, किसी वस्तु में उसके ताप या अंतराण्विक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा के कारण संचित की गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है
वो अणु या परमाणु की गतिज ऊर्जा और इसी ऊर्जा का क्या है, योग है। तो मैं कह सकता हूं, क्या कहा मैंने, आंतरिक ऊर्जा को किसी वस्तु में उसके ताप या अंतराण्विक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। यह अणुओं की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यह अणुओं की गतिज ऊर्जा व इस ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। तो अपने देखो दो ऊर्जाएं तो अपने जान ली है, पहली यांत्रिक ऊर्जा और दूसरी अपन ने जानी है आंतरिक ऊर्जा। फिर नंबर 3 अपन तीसरी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, उष्मीय या तापीय ऊर्जा। उष्मीय या तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी। देखिए भाई, उष्मीय या तापीय ऊर्जा होती क्या है, किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। ये होती क्या है, अणुओं तथा परमाणुओं के स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा दोनों के रूप में निहित होती है। तो अपन ये कह सकते हैं ये अणुओं तथा परमाणुओं की यह अणुओं तथा परमाणुओं की देखो दो ऊर्जा पढ़ चुके, तीसरे पर देख रहे हैं उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा कह रहा हूं। तो इसमें मैंने लिखा था ये थर्मल एनर्जी यानी कि यह अणुओं तथा परमाणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। परमाणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा दोनों के रूप में निहित होती है। गतिज ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा दोनों के रूप में निहित होती है। ध्यान रहे, उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा है, इसका आंतरिक ऊर्जा से क्या संबंध है, ये डिटेल अपन एक चैप्टर है सेकंड बुक के अंदर अपनी में फिजिक्स की में, वो है उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। वहां अपन उष्मीय ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के बीच में रिलेशन क्या है वो अपन वहां डिराइव करेंगे। यहाँ केवल जनरल इंट्रोडक्शन यानी केवल नाम जान रहे हैं, नाम प्लस उसकी डेफिनेशन ले रहे हैं साथ में कि ऊर्जा के ये रूप हैं। बाकी इनकी विस्तार पूर्वक विवेचना अपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल इतना सा जान रहे हैं कि परिभाषा लिख दी, यह अणुओं तथा परमाणुओं की स्थानांतरिक गतिज ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा दोनों के रूप में क्या होती है, निहित होती है। या मैं ये भी कह सकता हूं, चलो इसको अपन ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए भाई, ऊर्जा के दो रूप अपन जान चुके थे, यांत्रिक ऊर्जा अपन जान चुके थे, आंतरिक ऊर्जा जान चुके थे। तीसरा अपन पढ़ रहे हैं उष्मीय या तापीय ऊर्जा। इसमें मैं लिख दिया यह अणुओं तथा परमाणुओं की स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा तथा कंपन ऊर्जा दोनों के रूप में क्या होती है, निहित हो रही है। इसी से आगे पॉइंट में यहां लिख रहा हूं। अब इसी में आगे अपन ये कह सकते हैं किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा, किसी भी वस्तु में जो उष्मीय ऊर्जा है, यूं कह सकते हैं अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण, किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित किसी वस्तु में उष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण
के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है। फिर देखें ऊर्जा के रूपों में, उसमें ऊर्जा या तापीय ऊर्जा अपन ने जान ली, आंतरिक ऊर्जा जान ली। इनमें रिलेशन अपन उष्मा गतिकी वाले चैप्टर है वहां अपन समझेंगे इसको। यहां तो अपन केवल इसकी डेफिनेशन है उसी की अपन केवल चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा भाई, नंबर कितनी जान चुके अपन? 3। पहली यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी आंतरिक ऊर्जा, तीसरी उष्मीय ऊर्जा। नंबर 4 चौथी ऊर्जा के रूप की अपन बात कर रहे हैं, वो है रासायनिक ऊर्जा। यानी कि केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी होती क्या है? रासायनिक क्रियाओं से मिलने वाली ऊर्जा है वो केमिकल एनर्जी होती है, जो कि वास्तव में उनके बंध के रूप में, बॉन्ड के रूप में होती है। जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो ये ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को डेफिनेशन के रूप में अपन लिखना चाहें तो अपन सिंपल ये कह सकते हैं कि रासायनिक क्रियाओं में मिलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। ये लो, सिंपल डेफिनेशन अपन दे दी है इसकी। केवल परिभाषा तक ही अपन अभी यहाँ सीमित हैं, डिटेल अपन इनकी जान नहीं रहे हैं अभी। फिर देखिए 4 परिभाषाओं के बाद नंबर 5, पांचवा जो अपन ऊर्जा का रूप अपन देखने जा रहे हैं वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो भाई, यहां तो अपन केवल परिभाषा दे रहे हैं, डिटेल आप इसकी 12वीं में पढ़ेंगे। 12वीं में पूरा चैप्टर है विद्युत का, ठीक है ना, वहां आप इसको पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। यहां पर केवल परिभाषा दे रहे हैं सिंपल सी कि विद्युत क्षेत्र में क्या कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वही वास्तव में क्या है, विद्युत ऊर्जा है। तो एक सिंपल डेफिनेशन, वहां तो अपन पूरा एक डेरिवेशन, पूरा एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसके सवाल भी करेंगे, 12वीं में तो पूरा टॉपिक है, लेकिन यहां केवल परिभाषा तक अपन सीमित हो रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु, दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए अपन ने यह जो जान ली है, 5 जान ली है। पहली यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी आंतरिक ऊर्जा, तीसरी उष्मीय ऊर्जा, चौथी रासायनिक ऊर्जा, 5वीं विद्युत ऊर्जा। और भी ऊर्जाओं के रूप है जैसे ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, लेकिन यहां पर केवल एक ऊर्जा की ओर चर्चा करेंगे और वो है परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा।
यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, और अपन इसमें पढ़ेंगे जो कि दो प्रकार से अपन को प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से। फिर उसके बाद अपन इसमें जानेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ध्यान रखना, अपन पढ़ चुके हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अब अपन पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी सभी प्रकार की ऊर्जाएं उसमें शामिल हो जाएं।